हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था उसी की आगे कंटिन्यू है। फर्स्ट वीडियो में हमारा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यही सब था। अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल पे वो अवेलेबल होगा, आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आगे का ये वाला वीडियो भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पढ़ते हैं अमोनिया के बारे में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। अमोनिया, यूरिया, ये सब हमारा, यूरिक एसिड, ये सब हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये क्या होता है, किस ऑर्गेनिज्म से निकलता है, चलिए देखते हैं। अमोनिया क्या होता है। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, रिक्वायर मोर वाटर रिक्वायर करता है, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, सच एज एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड बोनी फिशेज, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक इन नेचर कहा जाता है एंड ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिज्म, वो नेचर में अमोनोटेलिक होता है और ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिज्म कहा जाएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन दिया होगा कौन सा ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिज्म है, तो एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड बोनी फिशेज। इसी क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ सकता है, ठीक है। किडनी नॉट एक्सक्रीटेड इट, किडनी इसे एक्सक्रीट नहीं करता, मतलब किडनी फिल्टर नहीं करता, अमोनिया को फिल्टर नहीं करता है, ठीक है। अमोनिया हमारे डायरेक्टली स्किन से निकल जाता है, जो भी एक्वेटिक, हमारे तो नहीं लेकिन एक्वेटिक जो भी एम्फीबिया, इंसेक्ट और बोनी फिशेज है स्किन से निकलता है, किडनी उसे फिल्टर नहीं करता है। दूसरा हमारा है यूरिया। यूरिक जो है लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म, ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबिया, मैराइन फिशेज, इन सब में यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है। अमोनिया कन्वर्ट टू यूरिया इन लीवर देन ब्लड, अमोनिया जो होता है वो पहले कन्वर्ट होता है यूरिया में, लीवर में इसका कन्वर्जन होता है, लीवर में यूरिया बनता है, ठीक है। अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, इन लीवर में, देन ब्लड, और तब वो ब्लड में ट्रांसफ़र होता है एंड फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी, ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, फिर फिल्टर होता है किडनी में और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, बाद हमारा यूरिक एसिड आता है। यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, इसमें वाटर भी बहुत कम लॉस होता है। इन द फॉर्म ऑफ पेलेट आर पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। जैसे बर्ड्स में ज़्यादातर देखते हैं उनका फिशेज और यूरिक एसिड दोनों ही साथ में निकलता है, ठीक है। उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है, फिशेज जो होता है, वो दोनों साथ में निकलता है। जो वाइट पेस्ट जैसा होता है वही उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वेस्टेज होता है। यूरियोटेलिक एनिमल्स, उस एनिमल्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, इन सभी में यूरिक एसिड निकलता है। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें क्या क्या होता है, जो इनवर्टेब्रेट्स होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस यानी कि फ्लैट वर्म से एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि पहला हमारा फाइलम होता है पोरीफेरा, तो उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन मेनली स्किन के ही थ्रू होता है, जनरल सरफेस के ही थ्रू स्किन होता है। पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया कहा जाता है, एंटीनोफोरा हो गया। यहाँ तक एक्सक्रीशन जो होता है वो जनरल सरफेस से ही होता है, लेकिन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैटवर्म जो होता है वहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा दिखता है, वहाँ पर एक्सक्रीशन जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होता है। उस ऑर्गन को प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है और फ्लेम सेल कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो इन सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, जैसे कि एम्फियोक्सस, इन सब में भी प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, कुछ एनालिड्स में और सिफेलोकॉर्डेट में भी। सिफेलोकॉर्डेट जिनके सर से लेके और पूरे एंड पार्ट तक नोटोकॉर्ड होते हैं, उनको सिफेलोकॉर्डेट कहा जाता है। उन कॉर्डेटा फाइलम में ये आते हैं सिफेलोकॉर्डेट। उसका एक एग्जांपल है एम्फियोक्सस एनिमल है, ठीक है। नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पहला प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरा नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया हमारा अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स में होता है। तीसरा है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। एंटीनल ग्लैंड्स आर ग्रीन ग्लैंड्स इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन,
इन सब में इसमें एंटीनल ग्लैंड होता है, यानी कि उसके एंटीना पे प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है और ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। इसके लिए हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। मैं अपना नोट्स भी बनाई हूँ। नोट्स में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है और जो कि बहुत इजी वे में हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। नोट्स हर किसी को बनाना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट नोट बनाना चाहिए और बाकी उसको ब्रीफ में पढ़ना, बाकी उसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो बुक है ही, बुक से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक से, जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा क्या था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। In human, the excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureters and a urinary bladder and a urethra। ठीक है, किडनी होता है वन पेयर ऑफ किडनी, किडनी से हमारा वन पेयर्स ऑफ यूरेटर, ये हमारा यूरेटर निकला हुआ है, एंड यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें हमारा स्टोर रहता है यूरिन, एंड लास्ट एंड पार्ट होता है यूरेथ्रा, एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। किडनी जो होता है वो लास्ट थोरेसिस, यानी कि थोरेसिस वर्टेब्री जो होता है वो 7 होता है टोटल। ठीक है, हमने अपने नोटबुक में भी लिखा है थोरेसिस जो होता है वो सॉरी थोरेसिस 12 पेयर का होता है, सर्विकल 7 होता है। ठीक है, थोरेसिस 12 पेयर का होता है। जो लास्ट थोरेसिस होता है T12 भी जिसको कहते हैं, T12 कहा जाता है, वो T12 एंड थर्ड लंबर वर्टेब्री के बीच में, और लंबर हमारा 5 पेयर का होता है, लंबर वर्टेब्री 5 पेयर का होता है, तो T12 एंड 5 पेयर का लंबर होगा, जिसमें से तीसरा जो होता है L3 इन दोनों के बीच में होता है, T12 होगा, T12 लास्ट थोरेसिस वर्टेब्री एंड थर्ड लंबर वर्टेब्री, इन दोनों के बीच में हमारा, बीच में नहीं मतलब उस पोजीशन पे आता है जहाँ पे लास्ट थोरेसिस होगा और लंबर तीसरा होगा, 5 में से तीसरा, इनके बीच में हमारा किडनी आता है। क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। Each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeter in thickness, with an average weight of 120 to 170 gram. Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum. Towards the center of the inner concave surface of the kidney, किडनी का inner concave surface की ओर एक नॉच होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइलम आपका कहाँ गया हाइलम फिगर में नहीं दिखा है। ओके, आपके डायग्राम में नहीं दिखा है, बट ये जो पेल्विस वाला रीजन है यहीं से निकला रहता है। ठीक है, थ्रो विच यूरेटर, देखिए यहाँ से यहीं पर रहता है हाइलम, यहाँ से यूरेटर निकला हुआ रहता है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस होता है आपका, यहाँ पे रीनल पेल्विस होता है, विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैल्काइसिस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ थॉ कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, 2 जोन्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला, 2 जोन्स होता है। ये जो है आपका इनर वाला मेडुला है और ये आउटर वाला ये कॉर्टेक्स है। ब्लैक वाला जो है कॉर्टेक्स है, ब्लैक वाला ये मेडुला है, मेडुलरी पिरामिड तभी तो बनाता है, और ये आउटर वाला कॉर्टेक्स है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेज मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स बनाता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैल्काइसिस, कैल्काइसिस में प्रोजेक्टिंग करता है, मेडुलरी पिरामिड्स जो होता है कैल्काइसिस में एंटर करता है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कॉलम ऑफ बर्टनीस कहाँ पाया जाता है, तो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का रीजन आता है उसको
कॉलम ऑफ बर्टनी या रीनल कॉलम्स भी कहा जाता है। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephrons, which are the functional unit of kidney. Kidney का functional unit nephron होता है. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubules. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole. Blood जब किडनी में एंटर करता है afferent arteriole के थ्रू, afferent के थ्रू एंटर करता है एंड efferent के थ्रू कैरी अवे होता है, बाहर निकलता है. afferent जो होता है उसके थ्रू एंटर करता है एंड efferent से कैरी अवे होता है. ए से आता है, ए से afferent एंड ई से efferent, ई से निकलता है. ठीक है. दी renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses the glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body. Our renal capsule. Malpighian body क्या होता है? Glomerulus plus Bowman's capsule. इनको मिला के Malpighian body कहा जाता है. The tubule continues further to form a highly coiled network proximal convoluted tubules. पहले आपका ग्लोमरुलस बनता है, उसमें आपका ब्लड एंटर करता है. Bowman's capsule एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद आपका एंटर करता है ब्लड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी में एंटर करता है. पीसीटी ट्यूबुल्स होता है, कॉन्टिन्यूज होता है, हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क बनाता है. डायग्राम में जैसे आपका दिया है, अफरेंट से ब्लड एंटर कर रहा है, ग्लोमरुलस में एंटर किया, ये बॉमन्स कैप्सूल है. बॉमन्स कैप्सूल से जाते हुए ब्लड फिर उससे बाहर निकलेगा इफरेंट आर्टेरियोल से. उसके बाद से ब्लड आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एंटर करेगा. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से हैनले लूप में जाएगा. डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है पहले, उसके बाद जो उसके लेफ्ट में है, सॉरी यहाँ से तो राइट में होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले होगा. उसके साथ साथ पैरेलल में जो बना है वो वैसा रेक्टा है. उसके बाद हैनले लूप से ब्लड एंटर करेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. ठीक है. उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यूरेटस के थ्रू यूराइनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स. उसके बाद हेयर पिन शेप्ड हैनलेज लूप, हेयर पिन शेप्ड का होता है, इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड अ असेंडिंग लिम्ब. जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था, ये आपका डिसेंडिंग है और ये आपका असेंडिंग है. असेंडिंग लिम्ब, next part of ascending limb. The ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule, DCT, of many nephrons open into a straight tube called collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis. renal pelvis में एंटर करेगा थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन दी कैलाइसिस. देखिए, ये जो आपका नेफ्रॉन होता है ये आपका कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में होता है. ठीक है. नेफ्रॉन का अगर हैनले लूप ज़्यादा, आपका हैनले लूप ज़्यादा कॉर्टेक्स रीजन में होगा तब उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाएगा. और जब नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट यानी कि हैनले लूप का ज़्यादा पार्ट मेडुलरी रीजन में होगा तब उसको मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाएगा. ठीक है. अगर मेडुलरी रीजन में ज़्यादा होगा तो मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स रीजन में ज़्यादा होगा तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाएगा. और वहाँ से कॉर्टेक्स मेडुला में रहेगा नेफ्रॉन्स और वहाँ से एंटर करेगा रीनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू इन दी कैलाइसिस में. दी माल्फिजियन कॉर्पुसस यानी कि ग्लोमुलस प्लस बॉमन्स कैप्सूल, proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. मेडुला में डिप्स रहता है. लूप ऑफ हैनले हेयर शेप्ड का होता है तो ये आपका मेडुला में डिप्ड होता है. ओके. बाकी और पार्ट तो आपका ऐसे ऊपर ऊपर से निकल जाएगा. इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट एंड extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons.
मेडुला में जब कम होगा, कॉर्टिकस में ज़्यादा होगा तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ओके, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हैनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। मेडुला में ज़्यादा डीप जा रहा है। दिस नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। मेडुलरी नेफ्रॉन्स ही कहा जाएगा। द इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल क्या होता है? ब्लड को कैरी अवे करता है, ठीक है, दूर ले जाता है किडनी से। इफरेंट कैरी अवे करता है, और एफरेंट जो होता है, ए से जो होता है वो आपका लेके आता है, ए आपका लेके आता है, और इफरेंट जो होता है वो कैरी अवे करता है। इफरेंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल called the peritubular capillary. A minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. Cortical nephrons में reduce होता है और absent होता है। और इस डायग्राम में हमारा क्या दिया है? माल्फिजियन बॉडी रीनल कार्पुसस, माल्फिजियन बॉडी यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। ओके, अफ्रेंट से आता है, एंटर करता है ब्लड, इफ्रेंट से एक्सक्रीट आउट होता है, एंड ये बोमेंस कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से फिर हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में एंटर करता है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। पहले ग्लोमेरुलस में एंटर करता है वोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, हैनलेज लूप के पैरेलल में है आपका वॉसा रेक्टा, फिर हैनलेज लूप से आपका आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, फिर कलेक्टिंग डक्ट से आपका कैलाइसिस में आएगा, एंड वहाँ से पेल्विस वाले रीजन में आएगा, और वहाँ से यूरेटस में जाएगा। यूरेटर के बाद यूरानी ब्लेडर में स्टोर रहेगा, फिर यूरेथ्रा में एंटर करेगा, एंड देन एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। इन सभी पार्ट में ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये यूनिट होता है किडनी का। इसमें आपका ब्लड फिल्टर होता है, इसमें फिल्टर होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, एंड सिक्रीशन होता है। मेनली यूरिन फॉर्मेशन में यही सब तीनों मेनली काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है ये तीनों काम, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द filtration of blood which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. Glomerular filtration इसलिए कहा जाए, glomerulus से होगा filter. On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute. इतना blood filtered होता है, okay, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. इसमें ये बता रहा है कि वेंट्रिकल से जितना ब्लड हमारा पंप होता है, ठीक है, 1/5 उसका ब्लड फिल्टर्ड होता है। यानी कि अगर वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पंप आउट होता है, पंप करके बाहर निकलता है पूरे बॉडी में, वो देता है वेंट्रिकल चैम्बर। वेंट्रिकल हमारा चैम्बर है हार्ट का, उससे ब्लड पंप आउट होता है। अगर 100% ब्लड पंप हुआ तो उसका 20% ही केवल ब्लड फिल्टर्ड होता है किडनी में, ठीक है। The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers. 3 layers के थ्रू filtration होगा. The endothelium of glomerular blood vessels, the epithelium of Bowman's capsules, and a basement membrane between these 2 layers. The epithelial cells of Bowman's capsules, called podocytes, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल का जो इपिथेलियल लेयर्स होता है उसमें उसको पोडोसाइट्स कहा जाता है। उसमें माइन्यूट स्पेसेज होता है जो कि पोर बनाता है, उस पोर से ही ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, उस पोर से मतलब ब्लड फिल्टर होता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स के थ्रू, पोडोसाइट्स मेम्ब्रेन के थ्रू, उसमें जो पोर्स होता है उसके थ्रू, डेट ऑलमोस्ट ऑल दी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लाज्मा का सभी कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्ट दी प्रोटीन को छोड़कर सभी कॉन्स्टिट्यूट फिल्टर आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है ऑन टू द लूमेन ऑफ वोमेंस कैप्सूल। ग्लोमरुलर से वोमेंस कैप्सूल के लूमेन में फिल्टर चला जाता है। सॉरी, ग्लोमरुलर से नहीं बल्कि इपिथेलियल लेयर से उसके लूमेन में चला जाता है। वोमेंस कैप्सूल के लूमेन में चला जाता है इपिथेलियल लेयर से।
देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाएगा क्योंकि उस छोटे से पोर से बहुत ही फाइनली ब्लड फिल्टर्ड होता है, इसलिए उसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं क्या दिया है। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। जितना फिल्टर होगा उसको पर मिनट में उसको ग्लोमुलर से उसको ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाएगा। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। एक दिन में 180 लीटर्स होता है। ये आपका यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, ये आपका केवल ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट ही है, ये आपका फिल्ट्रेशन का ही केवल रेट है। ऐसा नहीं है कि यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है 180 लीटर, ऐसा नहीं होगा। यूरिन तो 1.5 लीटर ही निकलता है, 1.51 से 1.5 लीटर एक्सक्रीट आउट होता है। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन सच इफिशियंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाई जस्टा ग्लोमुलर एपरेटस। इसके बारे में, ये किडनी के रेगुलेशन के बारे में बाद में भी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। पहले देख लेते हैं जस्टा ग्लोमुलर एपरेटस यानी कि JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड द अफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। यानी कि अफरेंट आर्टेरियोल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, इन दोनों के कनेक्शन पर लोकेटेड होता है JGA ग्लोमुलर जस्टा ग्लोमुलर एपरेटस। अ फॉल इन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन एक्टिवेट द जस्टा ग्लोमुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal। यह आपका रेगुलेशन के बारे में बाद में भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये एक टॉपिक ही है जो बाद में दिया गया है। फिलहाल इतना ही जान ले। रेनिन रिलीज होता है जो स्टिमुलेट करता है ग्लोमुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा, जिससे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। आगे देखते हैं। अ कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर्स पर डे होता है, फॉर्म्ड पर डे विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर। यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर ही होता है। सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूबुल्स। जितना ब्लड हमारा फिल्टर होता है 180 लीटर फिल्टर होता है और उसमें से 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट आउट होता है, यानी कि 99% हमारा ब्लड जो होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। द ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स परफॉर्म दिस इधर बाय एक्टिव आर पैसिव मैकेनिज्म। और ये रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली आर पैसिवली होता है। एक्टिव जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में पैसिव विदाउट एनर्जी होता है। For example, substances like glucose, amino acids, sodium, etc. in the filtrate are reabsorbed